ओके, गुड इवनिंग। तो कंटिन्यू करें। तो आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया ये पेपर सबने? एक मिनट, हाँ, कौन सा बचा है? मैं ऑडिबल हूँ? बस 30 बचा, लास्ट टाइम भी पूछ रहे थे तुम। 30 देखना पड़ेगा। तो अच्छा, ये है। So कह रहे assume x1, x2, xn are IID normal 0, 1 random variable with mu belongs to R। ठीक है, तो IID नॉर्मल mu1 है, सिग्मा स्क्वायर नोन है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि we want to test h naught, mu is 0 versus mu is non zero। ठीक, कंसिडर द टू वन साइडेड टेस्टिंग प्रॉब्लम। ओके, तो अभी एक तो टेस्टिंग प्रॉब्लम आपका ये है कि या तो म्यू 0 है h नॉट में और म्यू नॉन जीरो है। अब यहाँ पे h0a मतलब दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है, इसी टेस्टिंग प्रॉब्लम को दो पार्ट में ब्रेक किया। म्यू 0 वर्सेस म्यू मोर देन 0, म्यू 0 वर्सेस म्यू लेस देन 0। phi a eta x and phi b eta x denote the most powerful test of size eta, है ना, ये नोटेशन है, eta belongs to 0, 1 for h naught a and h naught b respectively। ठीक है, so then for testing h naught versus h1, तो एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, ठीक है ना। यहाँ जैसे म्यू नॉट इक्वल टू 0 थे, यहाँ दो केसेस हैं, या तो म्यू 0 से ज्यादा हो सकता है, तो उसको प्रॉब्लम ए बोला, h नॉट a, h नॉट h1a, है ना, और दूसरे को प्रॉब्लम बी बोला, दो पार्ट में ब्रेक किया। सो इस जो अल्टरनेटिव है उसको दो पार्ट में पॉसिबिलिटी है। अब आपसे पूछ रहा है कि देन फॉर टेस्टिंग h नॉट वर्सेस h1 क्या होगा। फाई एक्स जो है ये टेस्ट है, तो टेस्ट फंक्शन समझ सकते हो इसको, तो ये टेस्ट फंक्शन है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो फाई एक्स है वो सम होगा या प्रोडक्ट है या मैक्सिमम है, और या फिर सम है लेकिन साइज यहाँ 2 ईटा है और यहाँ साइज ईटा है। तो मतलब पूछ रहा है कि इन दोनों का अगर टेस्ट फंक्शन तुम्हें पता है तो इसके टेस्ट फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हो? किसी को आइडिया है? बताओ जरा। क्योंकि ऐसा है, इसका यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करेगा, इसका भी एग्जिस्ट करेगा, कंबाइंड जो होगा एक तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन तो ये एक थ्योरम है डायरेक्ट, है ना, ये इसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है, ये डायरेक्ट एक थ्योरम है जिसका तुम्हें अगर आंसर पता डायरेक्टली बता सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सॉल्व करने का है नहीं, ठीक है ना। जस्ट तुम्हें ये डिसाइड करना है कि अगर ये ऑल्टरनेटिव को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं तो जो टेस्ट फंक्शन है या क्रिटिकल रीजन है उसका क्या। जैसे मान लो तुम अगर इसका क्रिटिकल रीजन निकालोगे तो ये क्या आएगा, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर नोन है यहाँ पे, तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या होगा? हाँ, एक्स बार मोर देन k1, और इसका आएगा एक्स बार लेस देन k1। अब इसका क्या आएगा, इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा? सो मॉड, हाँ, मॉड क्या आता है? मॉड
एक्स बार माइनस म्यू, म्यू यहाँ पे गिवन है 0, तो एक्स बार वहां माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, दैट इज मॉड इज क्या होता है मोर देन के, है ना। ओके तो उसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, उस क्रिटिकल रीजन को अगर तुम ब्रेक करना चाहो तो क्या बनेगा। जैसे हम लोग जब एच नॉट लेते हैं म्यू इज 0, सो म्यू 0 वर्सेस, तो इसका जो क्रिटिकल रीजन आता है ठीक है ना, तो एक्स बार माइनस 0 होगा यहाँ पे, या एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट है। तो सिग्मा यहाँ तो नोन है तुम्हारे पास, ठीक है, सो सिग्मा नोन है तो सिग्मा 1 रख सकते हो यहाँ पे तुम, तो इस तरीके से है। और जबकि दूसरा केस में जब एच नॉट तुम्हारा म्यू 0 वर्सेस एच वन क्या है म्यू, नहीं यहाँ म्यू मोर देन 0, तो इसका क्रिटिकल रीजन आएगा यही, मतलब मान लो K1 है फॉर एग्जांपल। और तीसरा वाला केस जो है तो यहाँ पे म्यू तो 0 ही है, मतलब है ना, इसमें क्या हो जाएगा, हाँ तो ये तो यहाँ 0 ही रहेगा, ये 0 कर सकते हो, हटा सकते हो इसको। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो आ जाएगा ना तुम्हारा, इसका क्रिटिकल मॉड एक्स बार मोर देन के, ऐसा मान लो। तो ठीक है जी, देख लो अब ये है बोलो भाई क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है, इसको तुम खोलोगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक्स बार मोर देन के और एक्स बार लेस देन माइनस के, यही ना। सो क्या होता है यहाँ पे तुम्हारा क्रिटिकल रीजन दोनों साइड आता है साइज अल्फा बाई 2 का, है ना। और यहाँ तुम पर्टिकुलर देखते हो तो तुम्हारा वन साइडेड आता है साइज अल्फा का, और यहाँ से तुम्हारा आता है साइज अल्फा का इस साइड। तो तुम्हें ये बता रखा है कि इस टेस्ट का जो साइज है ना वो ईटा है, ठीक, और इसका भी साइज ईटा है, तो उसका साइज क्या होगा। ये थ्योरम है एक्चुअली, पता है ये थ्योरम एक बार देखना पड़ेगा जस्ट। एक मिनट, हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या, बताओ तुम लोग क्या कहना चाहते हो। इसका मुझे ना प्रूफ देखना पड़ेगा, इस थ्योरम का ना प्रूफ देखना पड़ेगा जस्ट, तो आ जाएगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट है हालांकि, इसका एक बार प्रूफ करना पड़ेगा।
क्वेश्चन क्लियर है सबको क्या पूछना चाह रहा हूं? देखो इसमें ये है कि ये तुम्हारा क्रिटिकल रीजन phi 1 x यहाँ पे जो दे रखा है ना वो ये तुम्हें देखना है जस्ट। सो जो हमारा उसने दे रखा है ना phi 1 x, क्या phi a है? phi a ईटा। सो phi a ईटा x जो है एक्चुअली ऐसा है 1 है अगर x बार मोर देन k1 है, इस तरह समझ लो। अच्छा इसको चेंज करोगे तो ये k1 क्या बनता है? अगर साइज ईटा का है तो k1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? अगर साइज ईटा है तो k1 के प्लेस पे क्या लिखोगे? तो ब्रेक करना पड़ेगा ना इसको। हाँ लेकिन उसके लिए वहां पे ब्रेक करना पड़ेगा, x बार माइनस दिस अपॉन उसके हिसाब से आ जाएगा है ना, x बार अपॉन सिग्मा बाई रूट है ना, उससे करना पड़ेगा सिग्मा बाई रूट एन, तो वो जाके फिर बनता है। तो यहाँ भी तुम डिवाइड करोगे सिग्मा अपॉन रूट एन से, तो ये k1 तुम्हारा बनेगा z कितना, यहाँ इधर अल्फा बाई 2 चाहिए ना तुम्हें, मतलब इधर अल्फा चाहिए ना, तो z अल्फा, और यहाँ k2 को क्या लिखोगे? z माइनस अल्फा, ताकि इधर है ना माइनस अल्फा हो, इस तरीके से है। डिफरेंस क्या हो रहा है? यस इसका यूनियन लिया जा रहा है ना, ये और ये यूनियन हो गया, तो कंपोजिट के यूनियन लेने पर टेस्ट फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्रिटिकल रीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यूनियन ले रहे हैं ना हम लोग कंपोजिट में, तो साइज होता है रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज करेक्ट। तो H1 में दो पॉसिबिलिटी है, so either this will happen or this will happen। चलो ट्राई करते हैं। देखो तो अगर मैं इस टेस्ट का साइज जैसे निकालता हूं, लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 है ना व्हेन H0 इज ट्रू, ठीक है। हाँ तो साइज की तो बात कर रहा है, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। प्रोडक्ट तो नहीं आएगा, ठीक है ना, आंसर या तो ये प्रोडक्ट वाला तो नहीं होगा, क्योंकि मतलब ये डायरेक्ट थ्योरम है जो कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसको मैं प्रूफ करना पड़ेगा फिर मुझे। तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइज 2 ईटा, सो अभी के लिए मुझे जो समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आई थिंक ए करेक्ट होना चाहिए। ये होगा, साइज तो चेंज नहीं होगा ना, ए रेडी, इसको मुझे प्रूफ करके देखना पड़ेगा, अभी एग्जैक्टली आंसर समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, इसको ट्राई करता हूँ। किसी को आइडिया एक बार ये क्या होता है इसका प्रूफ करना पड़ेगा, तो मैं प्रूफ ट्राई करता हूँ, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करा दूंगा, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ऐसा कुछ है ना, ये प्रूफ जस्ट करना पड़ेगा, तो प्रूफ के लिए थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, अभी देखना पड़ेगा प्रूफ इसका। देखता हूँ, रुको इसमें और थोड़ा सोचते हैं क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अच्छा ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट है ना, ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, तो पूछ रहा है कि ये क्या होगा जब ये मोस्ट पावरफुल तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मोस्ट पावरफुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो
हाफ ऑफ मैक्सिमम, नहीं है ना, इसके लिए मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे तो जब इसको तुम रिजेक्ट कर रहे होगे तो यहाँ आ रहा होगा x बार मोर देन k, है ना, और गिवन म्यू 0, इसमें आ रहा होगा x बार लेस देन k, दिस दोनों को कंबाइन करोगे, मॉड लाना है मुझे, तो मुझे लेना पड़ेगा उसका सम से क्या हो जाएगा, मोर देन के लेस देन के, तो यूनियन ले लूंगा तो आइदर दिस और दिस, है ना। तो होगा तो ए या डी में से कोई एक, क्योंकि यूनियन लेना पड़ेगा ना, x बार मोर देन k1, x बार लेस देन मतलब x बार मोर देन k या x बार लेस देन माइनस k, तो यूनियन लेना पड़ेगा, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारे पास, हाँ, तो साइज ईटा है, तो यूनियन लोगे तो उसका क्रिटिकल रीजन का तो ये आएगा, और यूनियन की प्रोबेबिलिटी जब करोगे तो यूनियन क्या डिसजॉइंट है ना, x बार मान लो मोर देन k है और लेस देन माइनस के, दोनों डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट है तो उसको तुम सम कर सकते हो, तो यहां से सम में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सही है कि ए या डी में से होगा। अब सम के बाद साइज क्या आएगी ये देखना है तुम्हें, तो दोनों में क्या करोगे तुम, एक्चुअली ठीक है, तो फाइनली समझ ये आया यहां से, देखो कि यहां पे क्या होगा, जैसे जब हम इसका साइज निकाल रहे होंगे, जब हम इस वाले का साइज निकाल रहे होंगे ना, तो क्या कर रहे होंगे हम, प्रोबेबिलिटी मान लो मॉड x बार मोर देन, यहां पे आएगा x बार माइनस 0 सिग्मा अपॉन रूट n, यही है। तो ठीक है, अभी मान लो k है, when h नॉट इज ट्रू, ठीक, तो इसको ब्रेक करोगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन k when h नॉट इज ट्रू, और x बार लेस देन माइनस k when h नॉट इज ट्रू, एंड यहां से मतलब ऐसे कुछ, ये डायरेक्ट थ्योरम है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो प्रूव करना पड़ेगा, वही मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, प्रूव करने का। सो ये है, अदरवाइज सो यहां से आ जाएगा, अब म्यू 0 है, इसको ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका साइज में बता रखा है ईटा है, पहले वाले को ब्रेक कर सकते हो ना तुम, तो इसको ब्रेक करोगे यहाँ पे तो k, तो एक्चुअली यहाँ पे जो रहता है साइज अल्फा का वो अलग होगा, अल्फा बाई टू हो जाएगा ना फिर, हाँ, ईटा ईटा, तो कहेंगे मेरा ईटा ईटा बन के 2 ईटा हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक करोगे ईटा प्लस ईटा, तो ये 2 ईटा आ जाएगा। तो अभी के लिए मुझे जो समझ आ रहा है उसके हिसाब से डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करूंगा तो ये पहले टेस्ट का साइज बन जाएगा इस वाले टेस्ट के हिसाब से, इसको और ब्रेक करूंगा दूसरे वाले का बन जाएगा, तो उससे अब ये होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार, क्योंकि अभी मतलब चूंकि मुझे अभी सोचा हूँ तो एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से मैं सॉल्व करके प्रूफ बता दूंगा। तो अभी के साथ मुझे लग रहा है ये करेक्ट होना चाहिए, फिर मैं सॉल्व करके आता हूँ, नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करते हैं दोबारा, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है डी इज करेक्ट, ओके, क्योंकि ये सम हो जाएगा एंड देन यहाँ पे साइज इसका ईटा है, तो ये 2 ईटा हो जाना चाहिए। अच्छा, अगला कौन सा है, 30 ना, चलो 30 देखते हैं। 30 जो कहना चाह रहा है कि 5 लेट 5 डिनोट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पता ही है कि अच्छा स्मॉल, ये पीडीएफ है, अच्छा दिस इज द पीडीएफ एक्चुअली, ठीक है। सो ये जो 5 है स्मॉल 5 एक्चुअली, स्मॉल 5x जो लिखा हुआ है मतलब 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। सो ये हमारा स्मॉल 5x है जो लिखा है इसने,
कि फाई डिनोट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एफ थीटा जहाँ थीटा 0 या 1 हो सकता है, तो मतलब जो पैरामीटर स्पेस है वो 0 1 है, तो यहाँ से क्या आएगा, बी डिफाइंड एज, सो थीटा इज 0 एंड थीटा इज 1, ठीक है। तो इसको ठीक से लिखोगे तो क्या बनेगा ये, सो 1/√2 पाई e की पावर -12 x स्क्वायर है जब थीटा 0 है, और ये हो जाएगा 1/2, इसको पुट करो, सो 1/√2 पाई e की पावर -12 x की जगह x - 1/2 होल स्क्वायर जब थीटा 1 है। तो मतलब क्या समझ आया, तो ये तो जब थीटा 0 है तो नॉर्मल 0 1 का पीडीएफ है, और थीटा जब 1 है तो ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, 1/√2 पाई सिग्मा, तो x - म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। तो ये किसका पीडीएफ है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल 1,2 1,4 है ना, मीन 1 वेरिएंस 4, ठीक है। सो मतलब ये कहना चाह रहा है कि पीडीएफ दो तरह से है। सो एफ थीटा एक्स का पीडीएफ हो जाएगा नॉर्मल 0 1 का पीडीएफ अगर थीटा 0 है, और थीटा अगर 1 है तो नॉर्मल 1,4 हो जाएगी। ओके, तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि x1 x2 xn आईआईडी हमने सैंपल लिया इस डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। सो हमने आईआईडी सैंपल लिया इस डिस्ट्रीब्यूशन से, सो बताओ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स थीटा के लिए क्या आएगा। सो थीटा के लिए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या आएगा, इसका मतलब है, तो अगर कोई एस्टिमेटर गिवन है तो फ्री ऑफ डेफिनेशन था, joint density of this given t is free of theta, ठीक है। सो इंडिकेटर फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। इस पीडीएफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इंडिकेटर फंक्शन में पता है ना, सो ये फाई एक्स इंडिकेटर फंक्शन थीटा इज 0 प्लस हाफ फाई ऑफ x - 1/2। अच्छा, इसका आंसर की अवेलेबल है क्या, इस पेपर होगा ना आंसर की अवेलेबल, सर वो समझ में नहीं आ रही आंसर पता है। अच्छा, तो पता कैसे नहीं, वेरीफाई तो आंसर करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ट्राई करके आऊंगा। चलो देखता हूँ मैं कोशिश करके, अभी करते हैं। सो डाउट में फिर से डिस्कस कर लेंगे, डाउट एक बार इनमें फिर से होगा, भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई क्वेश्चन अगर रहेगा आंसर नहीं आएगा तो ये हमारे पास है, दिस इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा इज 1, ठीक। अब हमारे पास ये है फाई एक्स आई थीटा इज 0 हाफ फाई x - 1/2 आई थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द लाइक्लीहुड फंक्शन, सो लाइक्लीहुड फंक्शन का मतलब है प्रोडक्ट हो जाएगा ना, सो थीटा जब 0 है तो उसकी पावर n, थीटा जब 1 है तो इसकी पावर n। अगर हो सकता है कि ठीक है ना, तो यहां से इसको कंबाइन करो, तो इसको तुम अगर कंबाइन करोगे तो क्या होगा, सिंपली मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहा हूं, देखो तो लाइक्लीहुड फंक्शन में क्या होगा कि लाइक्लीहुड फंक्शन जो फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, फंक्शन ऑफ थीटा है, सो थीटा 0 है तो फाई एक्स की पावर n हो जाएगी, हाँ अगर थीटा 1 है तो उसकी पावर n हो जाएगी। और ऐसा हो, ये ज्वाइंट पीडीएफ है ना, तो ऑप्शंस क्या क्या है, समेशन एक्स आई स्क्वायर दिस, और यहाँ आएगा समेशन एक्स आई, और इसका क्या मतलब है, आई ऑफ मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू मॉड एक्स आई मोर देन इक्वल टू। तो ये पता है नोटेशन क्या है, इसका क्या मीनिंग है,
कोई बताओ इनको समझ आ रहा है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? अरे इंडिकेटर फंक्शन ही है ये, वन जो लिखा हो, जो मैं आई लिख रहा हूँ ना, वही यहाँ पे वन ए लोग लिखते हैं, ये इंडिकेटर फंक्शन ही आई थिंक। सो ये इंडिकेटर फंक्शन है, मतलब ये वैल्यू वन हो जाएगी तो एन हो जाएगी, इसका मतलब है कि मॉड एक्स आई मोर देन इक्वल टू पर डिपेंड करेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो तुम लोग क्या करते हो, जैसे फैक्टराइजेशन थ्योरम में क्या करते हैं हम लोग, यही करते हैं ना कि लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं। तो कैसे डिसाइड करोगे बताओ? थीटा 0 है या 1 है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ये होता था ना कि तुम h ऑफ x जस्ट x1 x2 xn मान लो ये है, और इनटू में g ऑफ थीटा कॉमा t। सो क्या आएगा बताओ? थीटा के साथ फंक्शन ऑफ t आएगा, तो क्या क्या आएगा तो सिंपली देख लो। तो जैसे हम लिखे, अगर इस चीज को पावर लगाएंगे तो ये तो हमारे पास था 1/2, तो इसको तुम लिख सकते हो। सो इसको हमें प्रोडक्ट करना है n टाइम, जैसे ये ऐसा आ जाएगा तुम्हारे पास, देखो प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n, ये जो क्वांटिटी है ये है 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ xi स्क्वायर, और ये तब है जब थीटा 0 है, ये रहेगा, और आगे प्लस ये है 1/√2 पाई इंटू 2 e की पावर माइनस हाफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ xi हो जाएगा, ये xi होगा यहाँ पे, और i ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रोडक्ट करना है तुम्हें। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 को ओपन करोगे तो क्या बनेगी यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये बनेगी। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो थीटा का फंक्शन किसके के साथ रहेगा? तो देखो x और थीटा कहाँ साथ होगा, तो यहाँ तो मेरा समेशन xi स्क्वायर का टर्म यहाँ है, और यहाँ पे x और x स्क्वायर दोनों आएगा ना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो x स्क्वायर और 2x दोनों आएगा। तो अभी के हिसाब से इसमें क्या बाहर कर सकते हो, ऐसे फंक्शन जो कांस्टेंट है ना। सो थीटा 1 है, जैसे अगर मैं ब्रेक करूं इसको, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वहां न्यूमरेटर में होगा, यहाँ कॉमन निकाल सकते हो, थीटा इज 1 प्लस थीटा इज 0, और दिस तो कुछ भी हो सकता है, थीटा तो 1 या 0 कुछ भी हो सकता है। सो 0 है तो ऐसा होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है सफिशिएंट के लिए, तो अभी के साथ मुझे तो ये समझ आ रहा भी होना चाहिए, देखो क्योंकि इसमें जो बनेगा ना कहीं xi के भी टर्म्स आएंगे और xi स्क्वायर के भी टर्म्स आएंगे, अगर ऐसे ब्रेक करोगे तो यस सर, ये तो ये होना चाहिए। आंसर की है आपके पास इसका? यस सर, यही तो पिछले वाले का क्या आंसर था फिर? सर उसका डी होगा। ठीक है, तो मतलब उसमें ऑफिशियल आंसर क्यों यही है, ओके यस ठीक है। तो इसमें ये था कि ईटा प्लस ईटा ये है, बाकी प्रॉपर थोड़ा प्रूफ और स्टैंडर्ड वे में लिख चाहिए, तो थ्योरम ही है और ये क्वेश्चन है। हाँ आंसर की ग्रुप में भेज दो, वो है ना, ठीक है। तो इसमें ठीक है, आई थिंक बी है, और इसका जो है वो डी होगा। तो ये तुम याद रख सकते हो, जब यूनियन इसका यूनियन ले रहे हैं ना, तब ये बन रहा है, इन दोनों का यूनियन ये है, तो यहाँ क्रिटिकल रीजन का सम हो जाएगा, और चूंकि इंडिविजुअली साइज अल्फा अल्फा है तो इसकी साइज 2 अल्फा हो जाएगी, ठीक है। सर आंसर की वही है एक ही, बस उसमें इवन वाला है ये क्वेश्चन पेपर। अच्छा, इवन वाला क्वेश्चन जो पेपर आप है, सॉल्व कर रहे हो ये इवन वाला है, ओके ओके तो उसके आंसर्स देखना है। ठीक है। तो ऑड वाला पेपर भी है मतलब? हाँ मतलब ऑल्टरनेट मिलता है।
एक को ऑड देते हैं, दूसरे को इवन नंबर क्वेश्चन पेपर देते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पेपर सेम या पेपर अलग अलग होते हैं? 19 है। हाँ मतलब क्वेश्चन शफल हो गए ना। सफल कर दिया, ओके ठीक है Yes, sir. ठीक है। चलो और क्या डाउट रह गया जिन लोगों ने ये सॉल्व किए हैं? तो हमने अभी तक 2-3 क्लासेस का हुआ है, यही डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने सॉल्व किए एक बार डाउट बताओ। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ रही पहले से वाला था, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरा अल्फा प्लस बीटा आ रहा था, इसी में कौन सा वाला नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर क्या है? 27 है सर। अच्छा 27 में। हाँ तो क्वेश्चन बताओ, ऐसे कैसे पता चलेगा क्या करना है? तो 27 चलो ठीक है। सपोज दैट डू यू वांट टू फिट द रिग्रेशन मॉडल। तो ये एक्चुअली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, सॉरी मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है ना। सो मल्टीपल है रिग्रेशन मॉडल। तो यहाँ पे देख लो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नहीं सॉरी लीनियर है, सॉरी मल्टीपल नहीं। देखो लीनियर या कैसे डिस्कस करते हैं, तो ये कोएफिशिएंट देखना होता है, बीटा 1 बीटा 2 है ना। तो कोएफिशिएंट क्या है? लीनियर ही तो है। तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बोल सकते, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं है, लीनियर मॉडल एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, नॉट सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल में था कि अल्फा नॉट प्लस या बीटा नॉट प्लस बीटा 1x होगा। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन नहीं है, लेकिन ये xi क्वाड्रेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है ना। रिग्रेशन मॉडल में पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, तो पैरामीटर्स देखना है। तो बीटा 1 और बीटा 2 क्या है? पावर 1 है, लीनियर है, तो ये लीनियर मॉडल है एक्चुअली। तो अब क्या बोलना चाह रहा है? सपोज दैट वी वांट टू फिट द रिग्रेशन मॉडल दिस टू 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस xi y, ठीक है, इस तरह से 10 पॉइंट दे दिया। Where xi take two values 0 and 1, तो xi के पास 0 1 हो सकता है, ठीक है ना, मतलब कोई 0 कोई 1 इस तरह से। Which of the following can be estimated using the method of least square? तो यही least square मेथड जैम में भी था, जो आप फॉर्मूला जानते हो, कोवेरियंस xy अपॉन वेरियंस x, जो हमारा कोएफिशिएंट आता था उसमें, तो वो भी लीस्ट स्क्वायर मेथड ही है। तो कह रहा है लीस्ट स्क्वायर मेथड से Which of the following can be estimated? तो लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या कहता है? किसी को आइडिया है? एक बार बताओ व्हाट इज ये लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है? ये जैसे आप जानते हो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। हाँ एरर टर्म को या स्क्वायर ऑफ एरर को, ये लीस्ट स्क्वायर का क्या मतलब है? हाँ एरर के जो स्क्वायर का सम है, एरर का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर का जो सम है उसको मिनिमाइज करना है। तो करो, यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से एरर की जो वैल्यू आएगी एप्सिलॉन आई अगर लिखूं यहाँ से, सो मतलब ये तो जैसे इक्वेशन लिखी हुई है, अगर डेटा पॉइंट के टर्म में लिखोगे तो ये ऐसा बन जाएगा yi इज इक्वल टू बीटा 1 xi प्लस बीटा 2 xi स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन आई। तो ये आपका एक्चुअली डेटा पॉइंट के टर्म में। तो यहाँ से एप्सिलॉन आई की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगी? yi माइनस बीटा 1 xi माइनस बीटा 2 xi स्क्वायर, ये एप्सिलॉन आई हो गया। और लीस्ट स्क्वायर मेथड कहता है कि जो एप्सिलॉन आई के स्क्वायर का सम है उसको तुम मिनिमाइज कर दो। तो ये जो बनेगा आपके पास समेशन yi माइनस बीटा 1 xi माइनस बीटा 2 xi स्क्वायर, ये आपके पास है i फ्रॉम 1 to 10। तो ये फंक्शन है g ऑफ बीटा 1 कोमा बीटा 2, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। अब क्या इसको आप मिनिमाइज, इसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। तो जो 2 वेरिएबल कैलकुलस का फंक्शन होता है, जैसे आप fx y को कैसे मिनिमाइज करते थे आप लोग? तो g को डिफरेंशिएट करो बीटा के रेस्पेक्ट में, 0 पुट करो, g को डिफरेंशिएट करो बीटा 2 के रेस्पेक्ट में, 0 पुट करो। यहां से एक बार सॉल्व करो इसको, सिंपल समेशन खोल दो चाहो तो समेशन खोल दोगे तो ऐसा हो जाएगा समेशन yi i फ्रॉम 1 to 10 माइनस बीटा 1 समेशन xi, तो x बार में ला सकते हो चाहो तो, और हो जाएगा माइनस बीटा 2 समेशन xi स्क्वायर। तो ये जो समेशन yi इज एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो इसको। मान लो कोई k1 है, अभी मुश्किल लग रहा हो तो k1 मान लो, ये कोई कांस्टेंट k2 है, ये कोई कांस्टेंट k3 है, यहाँ वेरिएबल आपका बीटा 1 बीटा 2 ही है।
तो अगर आप डिफरेंशिएट करते हो बीटा 1 के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा बताओ। यहां से बीटा 1 के, अच्छा स्क्वायर भूल गया, सॉरी ये मैं गलती कर दिया, स्क्वायर भी था ना यहाँ पे, तो ये नहीं आएगा फिर। सो ये बाय मिस्टेक मैं स्क्वायर छोड़ दिया था, पहले आपको स्क्वायर खोलना पड़ेगा अब, ठीक है ना। या मत खोलो स्क्वायर, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, विदाउट ये नहीं करना है। यहां से डायरेक्टली डिफरेंस, पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव, बाद में समेशन खोलेगा आप। तो इसको 0 पुट करो और इसको 0 पुट करो, देखो बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू क्या आती है। मतलब समहाउ एक कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया ये, जो कि बीटा 1 बीटा 2 का फंक्शन है। अब तुम इसको सिंप्लीफाई करके बीटा 1 बीटा 2 निकालो। अगर बीटा 1 बीटा 2 आ जाता है, फंक्शन को मिनिमम दिखा दो, तो उस केस में आपको देखना है कि बीटा 1 निकलती है या बीटा 2 या दोनों निकलती है, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा कि दोनों की वैल्यू एस्टिमेट कर पा रहे हो या बीटा 1 एस्टिमेट हो रहा बीटा 2 नहीं है ये, तो किसको एस्टिमेट कर पाएंगे, ये इसको सॉल्व करने के बाद दिखेगा। तो ट्राई करके देखो एक बारी। वहां क्या रहता है, वहां जस्ट बीटा 1 रहता है, तो डिफरेंस मुझे लगता है आ जाना चाहिए दोनों, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक कोएफिशिएंट और होता, मान लो अगर मैं लिखता ऐसे, तो इनिशियली ऐसा होता है ना, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस बीटा 2 एक्स आई स्क्वायर, ये है। तो हालांकि ये मॉडल क्वाड्रेटिक एक्स आई के टर्म में है, ठीक है ना। हाँ तो ये ऑलरेडी 0 दे रखा है मुझे। बोलो। हाँ तो अगर दोनों आ रहा है, दोनों एस्टिमेट हो जाएगा। यहाँ से अगर दोनों निकाल पा रहे हो तो दोनों ये दोनों एस्टिमेट किए जा सकते हैं, तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर आ जाएगा दोनों। अच्छा पहला होगा या फिर अल्फा प्लस बीटा होगा, सेपरेट नहीं हो रहा है। मतलब डायरेक्ट से रिजल्ट है, फ्रीक्वेंटली अगर तुम सॉल्व करो क्वेश्चन ना तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बुक में सॉल्व है, मैं जैसे बुक में देख रहा था, तो ये सब बुक में सॉल्व है ऑलरेडी यहाँ पे, या पीडीएफ में ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ये 0 पुट कर रहा है, तो यहाँ से क्या हुआ कि जो इक्वेशन बन के आई है वो ये है। सो बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन, यहाँ से इसने डेटा दिया आपको, तो तुम ये कह रहे हो कि अलग अलग सॉल्व नहीं कर पा रहे, तुम अलग अलग बीटा 1 बीटा 2 नहीं निकाल पा रहे हो। इन लोगों ने क्या किए, इसने तो निकाल दिया। इसमें निकला है समेशन वाई आई टी आई समेशन वाई आई टी आई स्क्वायर। टी आई क्या है, सो यहाँ से अच्छा टी आई यहाँ पे एक्स आई की जगह है, मिल तो रहा है एस्टिमेशन। चेक करो इसका आंसर पर, देखो क्या इसका आंसर होगा। आई थिंक ये फर्स्ट वाला ही होगा। देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो अगर तुम नहीं कर पा रहे तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो सो अभी क्या था ये हमारे पास 27 में कि जो हमें लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालना है ना। सो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालना, मैं बोल रहा हूँ जी बीटा 1 बीटा 2 है।
तो समेशन वाई आई माइनस बीटा वन एक्स आई माइनस बीटा टू एक्स आई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 10। ये मेरा फंक्शन है बीटा वन बीटा टू की वैल्यू फाइंड करनी सो दैट ये फंक्शन मिनिमम हो जाए। तो वो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर हो जाएगा बीटा वन बीटा टू का। तो यहाँ से अगर तुम सॉल्व करो इसको तो चलो मैं जी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बीटा वन के रिस्पेक्ट में। सो समेशन देखो कई बार क्या है तुम लोग ट्राई नहीं करते हो, इसलिए ट्राई करोगे तो हो जाएगा, मैं भी कुछ अलग नहीं करूंगा, देखो आंसर आ जाएगा इससे। पहले क्या किया, स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब मैं समेशन ऐसे लिख रखा हूं, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बीटा वन के रिस्पेक्ट में। तो बताओ साथ में क्या आएगा, प्रोडक्ट में क्या लिखूं? क्या माइनस एक्स आई माइनस 2xi। अरे क्यों 2xi क्यों आएगा? ओके सर, बीटा वन के हम सिर्फ बीटा वन के बीटा साथ बाकी सब कांस्टेंट है, सिर्फ बीटा वन वेरिएबल अभी समझे। यस सर। तो यहां से सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो यही चीज बीटा टू के लिए कर देते हैं। चलो फिर हम वो करेंगे, यही चीज बीटा टू के लिए करो। अब इसके साथ क्या होगा, प्रोडक्ट में बीटा टू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस 2xi। नहीं 2xi क्यों, मैं डिफरेंशिएट किसके xi स्क्वायर। हाँ हम बीटा टू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो कोएफिशिएंट है माइनस xi स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो मुझे इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है। और अब इन दोनों इक्वेशन से बीटा, दो इक्वेशन है, टू अननोन्स हैं। xi yi कांस्टेंट है मेरे लिए, गिवन डेटा पॉइंट है 1 2 2 3 3 4 इस तरह के पॉइंट्स होंगे वो। तो हमारे लिए वेरिएबल सिर्फ बीटा वन बीटा टू है, उसको वो सॉल्व कर लेना है इन दो इक्वेशन से। देखो सो मान लो इक्वेशन वन इक्वेशन टू, अब सिंपलीफाई करता हूँ पैरेलल देखो। तो टू तो बाहर आ सकता है, टू बाहर को भेज दो, हटा दो, मतलब टू बाहर आएगा फिर 0.2 हो जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही। तो बस इसको मल्टीप्लाई करो, तो समेशन i फ्रॉम 1 to 10 ये बनेगा xi yi, इस माइनस को भी इधर भेज दो, माइनस को भी इधर भेज दो, तो xi yi माइनस बीटा वन xi स्क्वायर बीटा टू xi क्यूब इक्वल टू 0। ये अभी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। एंड क्योंकि दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ भी 2 को उधर भेज दो, माइनस को इधर भेज दो। सो xi स्क्वायर yi माइनस बीटा वन xi क्यूब माइनस बीटा टू xi 4 इज इक्वल टू 0। अब समेशन खोलो, अब क्या करो, समेशन खोलो। तो समेशन जब ओपन करोगे तो समेशन ओपन करते हैं, समेशन xi yi माइनस बीटा वन समेशन xi स्क्वायर माइनस बीटा टू समेशन, क्योंकि समेशन i पे है तो वहीं पे काम करेगी जहां i होगा, ठीक है ना। तो समेशन का वही रोल है जहां i होगा। सो अभी क्या करना है, जस्ट सिंपलीफाई करो। सो बीटा वन समेशन xi क्यूब i फ्रॉम 1, मैं नहीं लिख रहा हूँ उसका, तो i फ्रॉम 1 to 10 ही है, नहीं लिख रहा हूँ तो भी छोड़ो, इक्वल टू 0। फिर समेशन, अब तो कहते सॉल्व नहीं हो रहा था सर, क्या ये दो इक्वेशन आ गई वैसी टाइप की, कैसी आ गई, जैसे मान लो ऐसा होता है 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस 4y बराबर 6। क्या यहाँ से xy नहीं निकल पाएगा, निकलेगा कि नहीं, यही तो है इक्वेशन ये। यहाँ बीटा, अरे उल्लू xi कांस्टेंट है, xi से क्या मतलब है, मुझे बीटा वन बीटा टू से मतलब है, xi से मुझे कोई मतलब थोड़ी है। ये तो कांस्टेंट्स हैं, मुझे बीटा वन बीटा टू निकालना है। अब वो तुम देखो निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। तो i फ्रॉम 1 to 10 है ऑलरेडी, नहीं लिखूंगा तब भी, समेशन में अगर मैं नहीं लिख रहा हूं तब भी i 1 to 10 रहने दो। तो अब मेरे पास टू इक्वेशंस हैं, क्या इन दोनों इक्वेशन से मैं बीटा वन बीटा टू निकाल सकता हूं? चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो उसको उधर ले जाओ। सो बीटा वन समेशन xi स्क्वायर प्लस बीटा टू समेशन xi क्यूब। अब यही तो दिक्कत है एग्जाम में, अगर यही सब क्वेश्चन आएगा, ये एक आसान क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ तुम कहोगे नहीं सॉल्व कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, मुझे बीटा वन बीटा टू का एस्टिमेटर चाहिए।
तो बीटा बीटा निकाल लेना, एक्स आई वाई से मतलब ही नहीं है मुझे। करो, ये टू इक्वेशंस हैं, टू अननोन्स हैं। अगर तुम्हें एक्स आई वाई से प्रॉब्लम है तो कुछ नया नाम रख दो, इसका नाम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ऐसे रख के सॉल्व कर दो। अब यहां से निकाल के बताओ मुझे बीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी और बीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके। एंड दैट इज आंसर। आई थिंक दोनों यूनिकली आ जाएगा आंसर। सो अगर आंसर आ जाएगा तो हो गया आंसर, दैट मींस वी कैन एस्टिमेट इट। चेक करो इसमें आंसर क्या दे रखा है 27 का, देख लो एक बार। सर डी है। डेफिनेशन को दे रखा है बीटा डी फॉर डेली। प्लस बीटा 2। अच्छा ठीक है, पहले इसको सॉल्व करो जरा क्या आता है। तो यहाँ इसने कहा, एक मिनट, हाँ इसने कहा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। दोनों हो सकता है, बीटा नहीं हो सकता है, या बीटा 1 प्लस बीटा 2 एस्टिमेट हो सकता है। ठीक है, अभी पहले इसको करो, फिर आगे मैं और प्रोसीजर कंटिन्यू करूंगा। तो हमें इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। निकालो, बीटा मिनट निकाल सकते हैं क्या, क्वेश्चन ये है सॉल्व करके। ये कांस्टेंट है, याद है ना, कोएफिशिएंट घटाने के लिए क्या करते हो तुम, जैसे x को कैंसिल कराना है तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ इसको 3 से करूंगा, तो सॉल्व करके देखो शायद ये होगा कि अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा डिसाइड करना पड़ेगा। अभी मैंने क्या किया है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले और 0 पुट कर दिए, तो ये जो निकला है ये क्या आएगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करते हैं तो जो वेरिएबल की वैल्यू निकल के आती है वो क्या है, जैसे fx y है, आपने फर्स्ट बताता है नहीं तो मान लो वन वेरिएबल फंक्शन है कैलकुलस का, f डैश x को 0 पुट करते तो x की जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। तो ये जो वैल्यूज आएंगी अभी बीटा 1 बीटा 2 ये क्रिटिकल पॉइंट है एक्चुअली, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, ये जो g बीटा 1 फंक्शन है बीटा 1 बीटा 2 का, तो जो ये वैल्यू निकल के आएगी अभी ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब या सैडल पॉइंट है, वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर बिल्कुल वही रहेगा जो आप कैलकुलस में करते हो, 2 वेरिएबल कैलकुलस में जो आप प्रोसीजर करते हो सेम ही रहेगा। सो अभी जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले हैं, आप आगे सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो अगर आपको यहाँ पे चाहिए। जैसे ये g था ना, तो हमने डिफरेंशिएट किया जस्ट, तो यहाँ से सॉल्व करोगे दोनों इक्वेशन को, बीटा में टू आएगी। अब डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है। तो जैसे अब यहाँ पे ये जो हमने किया फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले 0 पुट किया, अब आगे प्रोसीजर क्या होता है, तो g ऑफ बीटा 1 निकालो क्या आएगा, फिर g ऑफ बीटा 1 बीटा 2, g ऑफ बीटा 2, ये हमें याद है ना RST, इसी को तो बोलते थे। तो x की जब बीटा 1 इज लाइक x जो कैलकुलस में है, बीटा 2 इज लाइक दिस, हाँ हेसियन मैट्रिक्स जो आता है। सो RT माइनस s² क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एंड R क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी जाकर मिनिमा मिलेगी। हाँ तो चेक करो ये पॉजिटिव आएगी, ये जो निकल के आएगा, ये थोड़े से कैलकुलेशन हो गया, अलदाऊ मैं फिर से कर रहा हूँ, ये फिर से रिजल्ट है। अगर इक्वेशन ठीक से पढ़ोगे तो वहां से डायरेक्टली आ जाएगा। अदरवाइज मैं देखो वही चीजें हैं, जो चीज आपको डायरेक्टली याद है तो डायरेक्ट टिक कर पाओगे, नहीं है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी बहुत फ्रीक्वेंट नहीं हूँ, मैं तैयारी थोड़ी कर रहा हूँ, तो जब पढ़ाना पड़ता तभी मैं, तो मुझे पता है कैसे करना है, ये मुझे पता है कि कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब जो चीजें याद नहीं है उसको मैं डिराइव कर लेता हूँ, क्योंकि सबको याद रखना मुश्किल है। तो ये चीजें तो आप फ्रीक्वेंटली अगर थोड़ा रिवाइज करोगे चीजों को तो याद रहेगी लॉन्ग टाइम तक, ये है। तो उससे डायरेक्टली आ जाएगा, आप देख लो, क्योंकि लीनियर मॉडल ही है ये भी लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही है। सो अब यहां से देखो ये कंडीशन सैटिस्फाई होगा तो मतलब ये वाला पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर नहीं हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा क्या होगा फिर। सो पहले तो
तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें बस लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर फाइंड करना था ना, तो इसमें बीटा 1 प्लस बीटा 2 का लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये कह रहा ना। तो इसका क्या मतलब है कि सेपरेटली दोनों पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है, सम के लिए मिनिमा है, हाँ? सम के लिए एग्जिस्ट करेगा, ये कहना है ना। तो अच्छा एक मिनट, ओ एक और रेस्ट्रिक्शन था यहाँ पे, क्या था? ईच एक्स आई कैन बी व्हाट, क्वेश्चन में कंडीशन है ना, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ यूनिकली वैल्यू तो मिलेगी और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा भी आएगा, बट द प्रॉब्लम इज क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्स आई आर व्हाट, 0 and 1, It takes one of the two values, 0 1 है ना। तो प्रॉब्लम पता है क्या है, जब xi को 0 या 1 कर दोगे तुम, तो तुम्हें पता है ना कि 0 का पावर कुछ भी ले लो 0 होगा, 1 का पावर कुछ भी ले लो 1 होना है। 1. तो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है एक्चुअली, द थिंग इज, सो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ये सब जो मैं बता रहा था करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए क्योंकि उसने बता रखा है एक्स आई विल टेक वैल्यू व्हाट, 0 या 1। तो ये जो क्वांटिटी है, याद आया ना, वो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ इसने बोल रखा है कि एक्स आई विल टेक वैल्यू 0 है ना, एक्स आई 0 होगा या 1 होगा, मतलब कुछ एक्स आई 0 होगा एंड कुछ 1 होगा, ये हो सकता है सारे वो जरा, उससे कुछ भी पॉसिबिलिटी है। 2 वैल्यूज 0 एंड 1, यहाँ लिखने का मतलब उसका वही हालांकि और होना चाहिए, जनरली हम लोग लिखते हैं ना 0 और 1, यहाँ एंड लिखा है, इसका मतलब कि कुछ वैल्यूज 1 है कुछ वैल्यूज 0 है। तो ये पॉइंट पता है क्या क्लियर कर रहा है, हाँ, तो xi, तुम अगर यहाँ पे xi को 0 या 1 रख दो तो उससे इफेक्ट ये पड़ रहा है, ठीक है ना, ये क्या होगा अभी? हाँ, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। कैसे? मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है इस ईयर का, अच्छा, उसमें आगे और लिखा हुआ है, क्या लिखा है? each xi takes one of the two values 0 and 1, हाँ, and not all the xi's are same. ओ नॉट ऑल आर सेम, अच्छा हाँ वही बोल रहा हूँ, Yes. क्योंकि अगर सब 0 हो गया, मान लो जैसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर सब 0 हो गया, तो ये अगर सारे 0 हो गए तो ये तो 0 बराबर समथिंग आ जाएगा, 0 बराबर बीटा 1 बीटा, मतलब मान लो अगर ईच xi 0 हो गया, जैसे अगर वो लाइन जो नहीं लिखा है यहाँ पे, तो अगर ईच xi 0 हो गया तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो हमें बीटा 1 बीटा तो मिलेगा ही नहीं, तो एस्टिमेटर तो मिलेगा ही नहीं फिर तो But एस्टिमेट, अगर सर सारे 1 हो जाए, हाँ अगर सारे 1 हो जाए तो क्या मिलेगा, या 1 नहीं है, कुछ 0 है कुछ 1 है ना, तभी पता है क्या होगा एक्चुअली, ये क्योंकि 0 हो या 1 हो, xi स्क्वायर xi क्यूब xi की पावर 4 सेम रहेगी। yes sir. तो इसका क्या मतलब है कि ये कॉमन निकाल सकते हो तुम इस क्वांटिटी को, यहां से देखो, तो ये दोनों इक्वेशन पता है क्या रिड्यूस हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिस क्वांटिटी दिस क्वांटिटी दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी ऑल फोर आर इक्वल फॉर एनी, समझ रहे तुम लोग ये Yes, सब, sir, फिर वो सेम बन जाएगा। तो वो कॉमन ले लो, तो यहां से क्या मिल गया, बीटा 1, तो दोनों कोइंसिडेंट इक्वेशन बन गई। तो पॉसिबल ही नहीं है तो सर, नहीं क्यों नहीं है, मतलब अगर राइट साइड की वैल्यू सेम है तभी पॉसिबल। सेम है ना, क्योंकि xi स्क्वायर और xi तो सेम ही रहेगा हमेशा। यस यस सेम इक्वेशन है। अगर 0 है तो 0 रहेगी दोनों, 1 है तो 1 रहेगी दोनों, तो सेम ही तो है। तो ये निकल के आया मेरे पास समेशन xi yi अपॉन समेशन xi, I from 1 to n, and that's why sum is the answer actually. So this is the least square estimator of beta 1 plus beta 2. Separately you cannot find. तो ये कोइंसिडेंट इक्वेशन है, दोनों सेम ही इक्वेशन एक्चुअली। So that's why you can estimate beta 1 plus beta 2, but you cannot estimate parameter separately. अलग अलग तुम एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, लेकिन सम का एस्टिमेटर ये मुझे मिल गया, तो एस्टिमेटर चाहिए था ना, तो इस सम का ये एस्टिमेटर है एक्चुअली। सो दैट इज द आंसर, दैट्स व्हाई बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज आंसर। तो यहां बस पॉइंट ये था, अगर ये नहीं लिखा होता कि ईच xi टेक वैल्यू 0 और 1, तो इसका आंसर होता
बोथ बीटा 1 बीटा 2 कैन बी एस्टिमेटेड सेपरेटली, जो पहला ऑप्शन था वो करेक्ट होगा। फिर अगर ये नहीं लिखा होगा कि 0 या 1 हो रहा है तो उस केस में इस इक्वेशन को सॉल्व करके बीटा 1, ये दोनों अलग अलग इंटरसेक्टिंग इक्वेशन है, तो एक यूनिक आपको सॉल्यूशन पॉइंट मिलेगा बीटा और बीटा 2, एंड दैट पॉइंट इज द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2, अलग अलग आएगा जो कि यूनिक होगा। सो बट चूंकि xi 0 या 1 ले रहा है तो कुछ भी पावर लगा दो वैल्यू सेम ही जनरेट करेगी। सो दैट्स व्हाई दिस क्वांटिटी, ये और ये क्वांटिटी सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों इक्वेशन रिड्यूस हो गई इस इक्वेशन में, बोथ इक्वेशन आर दिस ओनली, एंड दैट्स व्हाई बीटा 1 प्लस बीटा 2 कैन बी एस्टिमेटेड एट दिस, एंड दैट्स देन लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2 एग्जिस्ट एक्चुअली। तो ये आंसर है यहां से, ठीक है। तो ये शुरू में मैं ये क्यों लगा रहा था, क्योंकि मैं ये ध्यान नहीं दे रहा था। जब ये समझ जाते ये है तो जब ये है तो ये नहीं होगा, फिर यहां से ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये लाइन नहीं लिखी हुई है कि एक्स टेक दिस, देन पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, यूनिकली वी कैन डिसाइड, मतलब ये बिल्कुल वही मॉडल हो गया जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ना, वही बन जाएगा बिल्कुल, उस जैसे उसमें निकलता है एस्टिमेटर वैसे इसमें निकल जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी है। तुम जैसे है ना ये एक्स स्क्वायर को नया नाम दे दो कुछ, तो वहां क्या होता है, वहां आप लिखते हो बीटा, या मान लो बीटा 1 प्लस बीटा 2x, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर एग्जिस्ट करता है, तो हमें यहाँ xi से कोई मतलब नहीं है, yi से कोई मतलब यहाँ पे है कि बीटा 1 क्या होगा, बीटा 2 क्या होगा, क्योंकि xi yi कांस्टेंट है। जब हम लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट करते हैं हम पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, आपको पता है ना कि जब मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिखता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, एस्टिमेटर, हाँ पैरामीटर, पैरामीटर, हाँ लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। तो लाइक्लीहुड फंक्शन में जो x और y वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो जाता है एक्चुअली, पीडीएफ में xy वेरिएबल है, पैरामीटर कांस्टेंट है, जॉइंट पीडीएफ में भी xy वेरिएबल है, पैरामीटर कांस्टेंट है, लेकिन लाइक्लीहुड फंक्शन उल्टा हो जाता है, लाइक्लीहुड फंक्शन इज जॉइंट पीडीएफ ओनली बट डिफरेंस इज लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर, और वहां xy कांस्टेंट है, सेम यहां सिचुएशन होगा। तो जिस तरीके से इसमें एस्टिमेटर मिलता है उसी तरीके से इसमें भी एस्टिमेटर मिलेगा। अगर ये कंडीशन नहीं होता तो चूंकि 0 1 लगा दिया तो इससे ये हो गया कि वो इक्वेशन बीटा 1 प्लस बीटा 2 में रिड्यूस हो गई, देन वी कैन एस्टिमेट ओनली बीटा 1 प्लस बीटा 2 नॉट सेपरेटली, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, अगर कोई डाउट है तो। सो ये 2000 सर, हाँ उसी क्वेश्चन में आपने जो एन में एस्टिमेटर निकाला बीटा 1 प्लस बीटा 2 का, उसमें समेशन xi y अपॉन समेशन xi आया, हाँ, तो अगर xi 0 है तो ईच xi 0 नहीं हो सकता ना, ईच xi 0 या ईच xi 1 नहीं हो सकता, कुछ 0 है कुछ 1 है, गारंटी है, एटलीस्ट 1 इज 0, एटलीस्ट 1 इज 1। जो आपने बताया ना करेक्टेड वर्जन वो एक्चुअली है, अदरवाइज अगर सारे xi 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 0.0 फॉर्म बन जाएंगे। यस सर, हाँ, तो इसलिए उसने बाद में ऐड किया है कि ऑल xi's आर नॉट सेम, मींस फ्यू आर 0 एंड फ्यू आर 1, ये गारंटी है। चलो, तो ये पेपर में किसी को डाउट नहीं है, कंप्लीट हो गया, खत्म 2023 वाला। हाँ 28, कभी 29 डिस्कस किया, 30 डिस्कस किया, 27 डिस्कस किया, 28 ट्राई करते हैं। तो ये कह रहा है कि कंसीडर अ बाइवेरिएट सैंपल, ठीक है ना। सो कंसीडर अ बाइवेरिएट सैंपल x1 y1 x2 y2 x9 y9, जहां पे xi तो i होगा, ठीक है, मतलब x1 is 1 x2 is 2 x3 is 3, जहां i 1 से 9 तक है, ओके। The least square regression line for this data set is obtained as y बराबर 3 plus 2x, तो बीटा नॉट प्लस बीटा 1x जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो दे रखा है आपको। Later it turns out that y5 was recorded wrongly, अब बाद में ये पता चला कि y5 की वैल्यू गलत रिकॉर्ड हो गई थी, ठीक है। So when the revised regression line is obtained, which of the following are possible? So अगर जब y5 की एक्चुअल वैल्यू अगर हम देंगे तो क्या पॉसिबल है, तो एक्चुअली पता है क्या है, ये जो डेटा पॉइंट था xi is i बता रखा है इसने, तो xi को कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, तो अगर y की लाइन इस तरह से है बीटा नॉट प्लस बीटा 1x, ये लाइन है, तो बताओ बीटा 1 का एस्टिमेटर क्या होता है,
कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई या एक्स आई वाई आई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स आई, यही होता है ना। एंड बीटा नॉट का एस्टिमेटर क्या होता है, स्क्वायर एस्टिमेटर। यहाँ से y bar minus beta 1 x bar। y bar minus beta 1 cap x bar। अब बीटा 1 हैट तुम पुट कर दोगे यहाँ पे तो क्या बनेगा ये, तो ठीक है ना। तो मतलब बीटा 1 को फर्दर तुम लिखते हो तो कोवेरिएंस में क्या होता है 1/n समेशन xi yi माइनस x बार y बार, हाँ, और ये बन जाएगा 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, तो देखो ये जो बीटा नॉट है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। y बराबर mx प्लस c का लाइन है ना, यही तो है ये। तो ये आपका इंटरसेप्ट है और ये आपका स्लोप है। ये जो बीटा 1 है ये स्लोप है। तो मतलब यहाँ पे, तो बताओ क्वेश्चन ये है जब yi का डेटा चेंज करेंगे तो क्या लग रहा है आपको, क्या चेंज होगा इसमें, मतलब y5 को करेक्ट किया जाएगा, y5 की वैल्यू करेक्ट किया जाएगा। तो उस केस में क्या लगता है, इंटरसेप्ट चेंज होगी बट स्लोप नहीं होगी, स्लोप चेंज होगी इंटरसेप्ट नहीं होगी, दोनों चेंज होगी, या कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ तो चेंज हुआ है ना, यहाँ कोवेरिएंस xi yi है तो इंटरसेप्ट चेंज होगा, स्लोप नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे xi yi है तो वही सोचना है कोवेरिएंस। अगर मैं वैल्यू को बीटा नॉट के फॉर्मूले में आ रहा है ना y की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू बीटा नॉट को इफेक्ट कर रही है। ओके, आंसर में क्या दिया है सर ए। अच्छा, तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला डिराइव करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें। देखो तो होगा क्या, जैसे हम y बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा 1x लिखते हैं, तो मैंने कहा बीटा 1 का जो एस्टिमेटर आता है वो आएगा 1/n समेशन xi yi माइनस x बार y बार, यहाँ आएगा 1/n समेशन xi स्क्वायर x बार स्क्वायर, और जो बीटा नॉट का आएगा ये आएगा y बार माइनस दिस बीटा 1 हैट x बार। लेकिन तो बीटा 1 की वैल्यू पुट करोगे ना तो देखो यहां से क्या होगा। सो यहाँ एक्चुअली पता क्या है, जैसे y5 यहाँ भी चेंज होगा और यहाँ भी चेंज होगा, तो एट द एंड बैलेंस हो जाएगा, इसलिए बीटा 1 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और चूंकि होगा क्या, कोई एक yi अगर चेंज करोगे, अब तुम्हें ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा या क्या प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा कि अच्छा, तो ये जो हमारा है ये इंटरसेप्ट है, ये और ये स्लोप है। हाँ, तो क्या करते हैं हम स्क्वायर एस्टिमेटर में, जब पॉइंट आप बना रहे होते हो तो आप क्या करते हो, जैसे इस तरह का पॉइंट लेते हैं ना तो हम बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं ना हम लोग। तो ये होता है कि जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का सम मिनिमम है। तो जैसे अगर तुम पॉइंट वो कर दोगे तो स्लोप पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। और ये होता है कि रिग्रेशन लाइन जो पास करती है x बार y बार से, तो स्लोप तो चेंज नहीं होगा बट इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा। इंटरसेप्ट चेंज क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट अगर चेंज करोगे
तो सम ऑफ स्क्वायर्स है ना चेंज होगा। तो ये रिजल्ट्स हैं, तो इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे तुम्हें। ठीक है, ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। यहाँ से तुम प्रूव कर सकते हो कि अगर तुम वाईफाई की वैल्यू चेंज भी करोगे ना तो बीटा 1 की वैल्यू फिर भी सेम आएगी तुम्हारी। सो इसकी वजह ये है, तो यहाँ से तुम क्योंकि यहाँ बैलेंस हो जाएगा, यहाँ भी वही है, ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये जो रहेगा ये चेंज नहीं होगा, है ना, डज नॉट चेंज। और ये चेंज होगा क्योंकि यहाँ तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन चूंकि y तुम चेंज कर रहे हो तो इसमें चेंज आएगा, तो इसमें चेंज आएगा तो इस पूरे में चेंज आएगा। ये है, इसमें तुम चेंज करोगे वाईफाई, यहाँ भी चेंज होगी, यहाँ भी चेंज होगी, तो बैलेंस कर लेगी एक्चुअली। ये है। सर एग्जांपल लेके कर सकते हैं? करके देखिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, आप ट्राई कीजिए। मान लो कुछ पॉइंट ले लो, 9 पॉइंट्स है ना, सो 9 पॉइंट्स हैं, जैसे x1 1 है, x2 2 है और x9 बराबर 9 है, ये आपको गिवन है। अच्छा, ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि ईच xi है ना। अब तुम अपनी मर्जी से y1 y2 y3 कुछ ले लो, कुछ ले लो, y9। तो अभी के लिए अगर मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं कि मान लो मैं सारी वैल्यू 0 ले लूं फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं सारी वैल्यू 0 ले लेता हूं तो बीटा 1 हैट कितनी आएगी और बीटा नॉट हैट कितनी आएगी बताओ। अगर मैं सारी वैल्यू 0 लेता हूं अभी के लिए, समझने के लिए जस्ट, इसने क्या कहा हुआ है कि बाईवेरिएट सैंपल है, लेस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फॉर दिस। अच्छा, टर्न आओ दे रखा है मुझे लाइन ना, y बराबर 3 + 2x है, लेकिन लाइन तो बता रखा है, तो वैसे नहीं कर सकते, तुम्हें पॉइंट ऐसा लेना पड़ेगा कि ये है। तो मुझे बताने का पॉइंट ऐसा है कि लाइन की इक्वेशन y बराबर 3 + 2x आई है, सो y बराबर 3 + 2x है एक्चुअली, लेकिन y5 का डाटा रिकॉर्ड गलत हो गया, ठीक है ना। तो y5 को चेंज कर दो, तुम कुछ ऐसा ले लो, एक बार तुम वैल्यूज वैसे चूज कर लो, जैसे ये एक्साइज है तो उसके हिसाब से yi ले लो, या मतलब उस तरह से आया कोई एग्जांपल ले लो। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मान लो अगर 0 है तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो ये 0 हो जाएगी, ओके। और अगर तुम y5 को, हाँ ठीक है, 0 हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी दोनों, है ना। और अगर मैं y5 को चेंज कर दूं, चलो एक बार यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो y5 अभी 0 है, बाद में मान लो y5 को मैं 1 कर देता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, इनिशियली दोनों 0 हो जाएगी। और अगर y5 को मैं 1 कर दूं तो बीटा 1 हैट क्या आएगा और बीटा 2 हैट क्या आएगा बताओ। मतलब पहले 0 था y5, अब बाकी सब सेम है, बस y5 को 1 किया मैंने, तो इसमें जरा चेक करो क्या आएगी। तो xi तो i है ना, और बाकी y5 भी तो बचेगा यहाँ, बाकी तो 0 ही था, तो y5 है वो बाहर आ जाएगा 1, तो x बार कट जाएगी ये y5, तो वैल्यू, हाँ तो देखो यहाँ चेक करो, समझ लो क्या कह रहा हूँ। xi की वैल्यू यही है, इनिशियली मेरा ऑल yi 0 था इनिशियली, बस मैं चेंज कर रहा हूँ कि y5 को चेंज करने पे इनमें से कौन सी वैल्यू चेंज होगी। तो इनिशियली सब 0 था तो दोनों 0 आ गया। अब यहाँ पे y5 0 था और यहाँ पे y5 1 है, अब बताओ वैल्यू क्या आएगी। बट सर y की वैल्यू तो x के अकॉर्डिंग होगी ना, मतलब हमें रिग्रेशन लाइन दी हुई है। नहीं कोई दिक्कत, अभी हम बस ये चेक कर रहे हैं कि yi चेंज होने से इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसको भूल जाते हैं क्वेश्चन को कि ये बीटा 1 बीटा नॉट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा y5 चेंज होने से, मैं चेक कर रहा हूँ जस्ट। तो y5 0 है तो दोनों 0 आ गया, अब y5 1 है, बाकी सब yi 0 है, एक्साइज तो यही है, एक्साइज फिक्स है ये, y5 बाकी 1 है, तो क्या आएगा चेक करके बताओ, बीटा 1 क्या होगा और बीटा नॉट हैट क्या होगा, दोनों चेक करो। समझा कि नहीं क्या बोल रहा हूं। तो इसमें i फ्रॉम 1 to 9 है ना, तो y1 y2 y3 y4 फिर y6 y7 y8 y9 सब 0 है, तो इसमें नॉन जीरो टर्म सिर्फ कहां पे आएगा y5 पे ना,
वाई-फाई। बाकी तो सब जीरो हो गया, तो y5 को 1 रख दो, तो 1 बाहर आ गया तो x बार बन गया ये है। और यहाँ y बार जो है क्या होगा, तो x बार तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, x बार यही जो आ जाएगा, और यहाँ पे x बार अलग है, y बार अलग है। आएगा ना सर? हाँ तो कॉमन ले सकते हैं। सो y नहीं y5 इंटू x5 ना, x5 इंटू y5 बनेगा ना। बाकी जैसे सम करोगे x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस x4 y4 अप टू सो ऑन, तो बस एक टर्म बचेगा ना, x5 y5 बचेगा ना, बाकी तो सब जीरो हो गया। यस सर। तो x5 y5 बचा अपॉन n है, और यहाँ क्या होगा, सो 5/9। हाँ ठीक है, xi हुआ था 5 बाई, यहाँ से x5 5 है और ये 1 है, 5/9 हो गया। यहाँ क्या होगा, x बार अब अलग है, तो x बार जो था वो अलग है, y बार में क्या बचेगा, 4/9 x बार आएगा। ऊपर का टोटल 4/9 x बार आएगा। ये हाँ ऊपर का 1/9 x बार कितना आएगा यहाँ से, 1 से 9 तक का सम कितना होता है, तो 45, सो कितना आया 45, x बार 45 आ गया, x बार सम आया ना, x बार निकालो, 45 अपॉन 9 कितना 5, तो x बार 5 आएगा, इन सबको ऐड करके 9 से डिवाइड करो, मैं ये बोल रहा हूँ, x बार कितना आएगा 5 आएगा ना, यस सर। हाँ तो ये 5 हो गया। अब y बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/9। तो 5/9, 5/9 माइनस 5/9, 0। तो ये फिर भी जीरो रहा। तो मतलब क्या, इससे क्या समझ आया कि जब बीटा वन तो चेंज नहीं हो रहा, मैंने y5 को चेंज किया लेकिन बीटा वन तो चेंज नहीं हो रहा। अब बीटा नॉट की बात करूं, ये तो चेंज ये चेंज नहीं होगा तो ये तो सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा एक्चुअली। पहले है ना, पहले y बार तो जीरो था क्योंकि सारे वैल्यू जीरो थे, तो इसलिए जीरो आया था। यहाँ ये 1/5 1/9 आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, ये तो मान लो ऑलरेडी जीरो है, तो देखो यहाँ चेंज आ रहा है। तो यही आंसर इस क्वेश्चन का है कि तुम अगर y5 को चेंज कर दोगे ना तो तुम्हारी बीटा वन पे चेंज नहीं आएगी, बीटा नॉट पे चेंज आएगी। तो मतलब बीटा नॉट पे, इंटरसेप्ट पे चेंज यू विल सी बट यू विल नॉट सी चेंज ऑन स्लोप, ये चीज है। तो स्लोप में चेंज नहीं दिखेगा तो ऐसे पॉइंट लेके भी तुम डिसाइड कर सकते हो, ये है। या जो वो रिजल्ट बता रहा था ऑलरेडी कि जैसे रिग्रेशन लाइन है, अगर तुम कोई yi डेटा पॉइंट चेंज करते हो, यहाँ पे xi i है, तो इसका ये भी रोल है कि xi i है एक्चुअली, इसीलिए तो तुम ऐसे पुट करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक बार y ये भी किया जा सकता है, मुझे बता रखा है ये वैल्यू मैंने कुछ ले लिया, अगली बार ये ले लिया, मतलब वो जो भी पॉइंट रहा होगा उसके हिसाब से है रिग्रेशन लाइन, बट नो प्रॉब्लम। तो एक नया पॉइंट ले लो, अब नया पॉइंट लेके फिर चेंज करो, तो जस्ट स्लोप सेम रहेगी, इंटरसेप्ट चेंज होगी। तो मतलब ये है कि जैसे ये लाइन है, हो सकता है ये लाइन हो जाएगी, तो ये इंटरसेप्ट चेंज हो गई, स्लोप सेम रहेगी, ये चीज है। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है, तो यहाँ जब y5 चेंज, जब y बराबर 3 प्लस 2x है, तो ये इक्वेशन हो सकता है y प्लस 2x हो जाए, तो ये स्लोप सेम रहेगी, ठीक है ना, स्लोप विल रिमेन सेम बट इंटरसेप्ट विल चेंज, इंटरसेप्ट में चेंज, तो ये इसीलिए एक करेक्ट है। तो मतलब हमने एग्जांपल लिया, डेटा पॉइंट लेके फिर वेरीफाई किया, वो चीज है, ठीक है ना। तो अभी हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, 30, 29, 28 और 27। और कोई डाउट है तो बताओ, पहले बाकी डिस्कस कर चुके हैं शुरू वाले शायद, और ये सब तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो और कोई क्वेश्चन अगर रह गया तो बताओ, बाकी तो हमने कर ही दिया ना सॉल्व, तो बाकी तो सब कर ही दिया क्लास में, तो मुझे लग रहा हो ही गया ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस। हाँ क्वेश्चन 24 लास्ट क्लास में नहीं हुआ था। 24, चलो 24 देखते हैं। अच्छा हाँ 24 फंस गया था, क्योंकि 24 का
आंसर मेरा लास्ट टाइम जो आ रहा था एक्चुअल, अच्छा ऑफिशियल आंसर की में आप बता रहे थे आंसर क्या है 1/4। सर 1/2। 1/2 है। अच्छा ऑफिशियल में 1/2 बता रहे थे, तो ऑफिशियल में ये आंसर है। लेकिन मैं चूंकि इनिशियली अज्यूम कर लिया था कल v को, तो ये तब होता जब यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 होता ना, तो उस केस में u मेरा बन जाता यूनिफॉर्म -1/1। तो उस केस में मैंने बताया थे वेरिएंस ऑफ u, अगर ये ऐसा होता तो आंसर आ जाता आई थिंक b-a² ना, तो 4/1/3। बट चूंकि यहाँ एग्जैक्टली इक्वल है, सो यहाँ जो पॉइंट्स हैं एक्चुअली ये सर्कल के ये वाले पॉइंट्स हैं एक्चुअली। सो रैंडम वेरिएबल जो है यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम द यूनिट सर्कल, एक्चुअली यहाँ पे जो कुछ बता रहा था ना कि उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, किसका कॉन्सेप्ट, हाँ सर्कमफेरेंस का, वो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वैसे सोचेंगे हम कि इसका कुछ कोऑर्डिनेट है ना, जैसे मान लो ये 1 0 है, ये 0 1 है, बीच में 1/√2 1/√2 होगा एंड सो ऑन, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इस ये बोल रहा है कि u भी जो है पॉइंट चूजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम द यूनिट सर्कल। सो ये यूनिट सर्कल u² + v² लेस देन इक्वल टू 1, ये ना। सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ u, u का वेरिएंस क्या है, जैसे है ना u सर अगर इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाले जो एरिया है उसमें से लेस देन इक्वल टू 1 वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, हाँ तो सर्कमफ्रेंस बचेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं पहले ज्वाइंट पीडीएफ क्या होगा, क्वेश्चन ये है मेरा, व्हाट इज ज्वाइंट पीडीएफ। वन अपॉन 2π, तो 2π जब लोगे तुम तो लेंथ ले लिया तुमने सर्कमफेरेंस का ना, तो लेंथ ले लिया यहाँ पे, तो उसका मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, सिंगल इंटीग्रेशन करोगे डबल इंटीग्रेशन करोगे, मैं तो सर सिंगल होगा ना, मतलब तुम ऐसे सोच रहे हो 2π लेंथ का एक लाइन है, अगर ऐसे सोचे हम 2π लेंथ का एक लाइन है मान लो, तो क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएंस ऑफ u, u का वेरिएंस क्या है, जो x कोऑर्डिनेट है, तो पहले तो सर्कमफेरेंस है उसको हमने ऐसा सोचा, टाइम है ना, बचा है ना 5 मिनट है, चलो क्या बता रहा है ये, सर प्लीज शेयर पीडीएफ ऑफ दिस बुक, कौन से बुक तो मेरे पास है ही नहीं। अच्छा ये तो ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन तुम कोई बुक सर्च कर सकते हो, बहुत सारे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वही है हमारे पास भी, ऐसा कोई खास नहीं है। तो एक क्वेश्चन जो कह रहा है आपको कि क्या बोल रहा है कि let UV be a point chosen uniformly, let UV be a point chosen uniformly at random from a unit circle u² + v² is 1, then variance of u is, ऐसे एक थ्योरम मिल गया है
जो कह रहा है कि आर स्क्वायर बाई 2 होगा, तो आर स्क्वायर बाई 2 का मतलब है रेडियस का स्क्वायर बाई 2 होगा, तो रेडियस यहाँ 1 है, तो मान लो यहाँ जैसे 4 होता, अभी इक्वल है ना, अगर यहाँ 4 होता तो आर की वैल्यू यहाँ 2 होती, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज आर स्क्वायर। तो अगर ये इन जनरल ऐसा होता तो इसका आंसर है आर स्क्वायर बाई 2। ये मतलब ये तुम जस्ट कोई देख सकते हो, ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, उस पे है। सो ये बोल रहा है कि वेरिएंस ऑफ एक्स दिस, अच्छा ये बताओ यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो यू स्क्वायर और वी स्क्वायर वो क्या है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ या ना? मतलब u की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, -1 से 1 के बीच, नॉट दिस वैल्यू, यहाँ मूव कर रहा है ना, और ये भी -1 से 1 में है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं एक्सपेक्टेशन ऑफ u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज 1, दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो ये अप्रोच है एक्चुअली यहाँ से, तो दिस इज द सॉल्यूशन। जो देखो बहुत सारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल अवेलेबल है, बुक भी अवेलेबल है, वहां से तुम चेक कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि ये क्या सजेस्ट करना चाह रहा है कि u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज 1। अगर मैं u और v को इंटरचेंज कर देता हूं, इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगी? नो सर। तो इसका मतलब है कि u भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना? जो भी इसका पीडीएफ आएगा वो फ्री ऑफ u भी आएगा, जैसे मतलब 1 एरिया यूज कर लो या 1 जैसे सर्कमफ्रेंस यूज, जो भी पीडीएफ होगा, तो u भी को इंटरचेंज करने में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो इससे ये पता चलेगा, एक तो यहाँ पे एक क्लेम ये है कि u एंड v आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक? और तो जब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ v स्क्वायर, सो 2 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ u स्क्वायर इज 1, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ u स्क्वायर इज 1/2। यहां से ये आ गया। अब चूंकि आंसर 1/2 है ऑफिशियल आंसर की में, तो you have to prove that expectation of u will be 0, मतलब ये भी क्लेम है एक्चुअली, ठीक है? ये दोनों प्रूव किया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ u 0 है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u 0 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ u स्क्वायर हाफ है, तो यहां से वेरिएंस ऑफ u कितना आ जाएगा जी? 1/2। सो दिस इज द आंसर। अब जस्ट हमें ये जस्टिफाई करना रह गया कि एक्सपेक्ट, ये समझ आया ना कि ये कैसे आया, ये तो समझ आ गया कि दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दो, दोनों साइड इस इक्वेशन में। तो eu स्क्वायर प्लस ev स्क्वायर इज 1, तो 2 टाइम eu स्क्वायर, तो यहाँ u स्क्वायर 1/2 आ गया। अब u की वैल्यू क्या हो रही है, अगर तुम इस पे देखोगे, ये जो सर्कल है, सो जैसे हम शुरू में बोल रहे u यूनिफॉर्म -1 1 है, अगर ऐसा बोल रहा है तो वो तब होता लेस देन इक्वल टू 1 होता, तो तब होता। तो यहाँ जो भी होगा, लेकिन तुम देख सकते हो कि u के रेस्पेक्ट में u जितनी पॉजिटिव वैल्यू ले रही है उतनी ही क्या ले रही है, नेगेटिव वैल्यू। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये सिमेट्रिक है। मुझे बताओ, अगर u के रेस्पेक्ट में देखोगे किसके अबाउट सिमेट्रिक है ये? व्हाट इज पॉइंट ऑफ सिमेट्री विद रेस्पेक्ट टू u या v? सब सिमेट्रिक कहाँ पे है, किसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है ये? ओरिजिन। हाँ, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना? ओरिजिन के रेस्पेक्ट सिमेट्रिक है। इनफैक्ट मैं सिर्फ u के रेस्पेक्ट में देखूं तो ये भी इस लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। हाँ, अगर तुम देखोगे तो यहाँ एक्स एक्सिस, तो वैसे सिमेट्रिक है। तो चूंकि जो भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जिस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है उसका मीन वही होता है ना, ये चीज है। सो एनीवे, चाहे ये लाइन अगर मैं u एक्सिस और v एक्सिस बोलता हूं तो ये लाइन है u बराबर 0 है ना, और ये लाइन है v बराबर 0। तो जो सिमेट्रिक है u बराबर 0 और v बराबर 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यहां से तुम एक क्लेम ये बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ u और एक्सपेक्टेशन ऑफ v होगा वो 0 होगा दोनों, और दोनों का जो eu स्क्वायर और ev स्क्वायर जो होगा वो दोनों 1/2 होगा, क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक तो ये चीज है कि पहली बात कि u भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका मीन 0 है। इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहा हूं मैं कि इंडिपेंडेंट है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना, ये तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिमेट्रिक है, एंड दैट्स व्हाई सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होने की वजह से मीन 0 हो गया, और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से EU स्क्वायर 1 हो गया।
अब इन दोनों को यूज कर लोगे तो ये तुम्हारा 1/2 हो जाएगा। सो दैट्स हाउ दिस केम। सो ये इसका अप्रोच है। ठीक है जी, देख लो पढ़ी। और क्वेश्चन रह गया इसमें डिस्कस करने को? टाइम भी हो गया ऐसे तो। सो एक बार फिर से तुम लोग ये सॉल्व करके आओ, जो रह गया मुझे पहले भेज देना अगले क्लास में, सो दैट मैं ट्राई करके आऊं ताकि डिस्कस कर सके, है ना। तो ये आप ISI एम स्टैट्स वाला हमने पेपर डिस्कस किया है। ये थिंक PSA था, PSB बाकी है ना अभी? यस सर। हाँ, तो ये PSA है, इसको कंप्लीट करो और इसके जो डाउट्स रह जाएंगे मुझे पहले भेज देना क्लास से पहले, फिर वो सॉल्व करके मैं आऊंगा, डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हम PSB स्टार्ट करेंगे, PSB 2023 का ही, ठीक है। या तुम चाहो तो सारे PSA एक साथ डिस्कस कर सकते हैं, या जैसे कहो, या तो ईयर वाइज डिस्कस करें, या PSA पूरा एक साथ, PSB एक साथ, जैसे कहो। सर ईयर वाइज। हाँ ठीक है, ईयर वाइज। तो पहले PSA हो गया, अभी PSB ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये करके आओ, इसको एक दो बार चार बार सॉल्व करके देख लो पूरे पेपर, तो उससे क्या नए नए तुम्हें आइडिया जो पहले नहीं थे वो अब तुम्हारे पास होंगे सॉल्व करने के बाद। तो उससे आगे जो क्वेश्चंस मिलेगा तो वो तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे इससे जो सीखोगे तो अगले साल का पेपर मान लो 2023 वाला ये कर रहे हैं हम, 22 वाले 21 वाले में ये कॉन्सेप्ट लगा पाओगे तुम। ये तो इसको सॉल्व कर लो, PSA को दो चार बार सॉल्व कर लो, और जो भी डाउट्स अगर रह जाए पहले भेज देना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर PSB डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो आज इसको यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी तुम पूरा पेपर निपटाओ, अपना सिलेबस और रिविजन करते रहो, ठीक है। चलो तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू। तो ISI वाले लोग लीव कर दो अभी।